नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेमौसम बारिश के कारण फसलों की बर्बादी झेलने वाले दिल्ली के किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की घोषणा की है। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि रेवेन्यू अधिकारी फसलों की क्षति का सर्वे कर रहे हैं, जो 2 सप्ताह में पूरा हो जाएगा और इसके बाद अगले 2 महीनों में 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। अब उम्मीद है कि घोषणा की गई है वो लाभ किसानों को मिले, क्योंकि घोषणा तो की गई लेकिन यह बात सिर्फ किसानों की सहाय की नहीं, लेकिन आने वाले इलेक्शन में पंजाब और गुजरात के किसानों को आकर्षित करने के लिए। और सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि तरह तरह की जो पोस्ट डाली जा रही है, जिसमें राजनीति तो अभी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन प्रश्न है कि दिल्ली में कुछ सालों से देखें तो किसानी भारी मात्रा में घटी है। दिल्ली में औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र बड़ा है, ऐसे में क्या कृषि क्षेत्र को केजरीवाल की जो घोषणा है उससे बढ़ावा मिलेगा, या फिर दिल्ली मॉडल की तरह एक चुनावी ढिंडोरे के लिए इस्तेमाल करने वाला सिर्फ ये एक पत्र ही रह जाएगा? और यही हमारा आज का विषय है कि ये केजरीवाल ने अभी तो गुगली मारी है, लेकिन ये गुगली कितनी फायदे कारक रहेगी और सही में क्या किसानों की समस्याओं को ये हल कर पाएगी? तो हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत गढ़वी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश कापड़िया जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और भाजपा की ओर से शैलेश परमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। शैलेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे? केजरीवाल ने 50,000 प्रति हेक्टेयर की जो घोषणा की है, और फिर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में राजनीति भी चल रही है कि गुजरात में 13,000 और दिल्ली में 50,000, जो कि ये अलग बात है कि दिल्ली में अगर किसानों की संख्या देखी जाए और गुजरात के किसानों की बात करें तो जमीन आसमान का अंतर है। जी शैलेश जी, शैलेश जी आपकी आवाज सही हम में सुन नहीं पा रहे। शैलेश जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे। हाँ, हम शैलेश जी को सुन नहीं पा रहे। आपकी ओर लौटना चाहूंगी। प्रशांत जी, क्या कहना चाहोगे? अभी तो केजरीवाल जी ने 50,000 रुपए की ये जो घोषणा की है, क्या लगता है, क्या सही में केजरीवाल जी इससे गुजरात और पंजाब के किसानों को प्रभावित कर पाएंगे? ये जो हमारे केजरीवाल गुजराती जी ने कहावत। जी प्रशांत जी जी। प्रकाश भाई। जी प्रशांत बोलिए जी। बोलिए 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 गढ़वी जी। ओके ओके। हमारे गुजराती में कहावत है, एक कवित है, एक दोहा है। हर 12 गांव में बोली बदल जाती है। तो हर एक जी प्रदेश की अपनी भिन्नता के हिसाब से प्रदेश का कल्चर, प्रदेश की पॉपुलेशन, उसका एरिया, उसके हिसाब से उसकी गवर्नमेंट भी काम करती है। आपने ठीक बोला आपकी प्रस्तावना में कि गुजरात के किसान और दिल्ली के किसान का जो नंबर्स फिगर भी है वो भी अलग है। उसी तरह खेती लायक जो जमीन है वो दिल्ली में कितनी, गुजरात में कितनी, वो भी देखना होता है। जी दूसरी बात, दिल्ली एक बहुत ही समृद्ध प्रदेश है। वो नॉर्थ से जुड़ा हुआ है। वहां की जो आबो हवा और उसका जो एनवायरनमेंट है, वो हर साल कुछ ना कुछ, दिल्ली में हर साल बाढ़ नहीं आती है, हर साल ऐसी बारिश नहीं आती है कि टिपिकल या कुछ ही लोकेशन को नुकसान करता है। गुजरात में या तो अतिवृष्टि या अनावृष्टि, मतलब बाढ़ भी आती है या फिर कभी कभी वो दुकाल की एक परिस्थिति आ जाती है। तो जी दिल्ली में ऐसा 5 साल की सरकार में 2 साल ऐसा करना होता है, बल्कि गुजरात में हमारे यहाँ 5 साल में पांचों 5 बार करना पड़ता है। प्लस हमारा पूरा एक कैलकुलेशन है। ये पूरा जो कैलकुलेशन, किसानों को जो भी सहाय दी जाती है या जो भी मुआवजा दिया जाता है, वो एक कैलकुलेशन के आधार पे, जिसको हम पीएमएफबीवाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी के आधार पर दिया जाता है। पीएमएफबीवाई के कैलकुलेशन में कहीं कोई कैच है तो उसको एसडीआरएफ, अभी ऐसा कोई इश्यू आ जाता है कि बहुत ही बड़ी जी समस्या हो जाती है पूरे को या पूरे स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट को, जब ये अफेक्ट करता है तो उसके ऊपर एक स्पेशल प्रोविजन या प्रावधान, जिसको जी एसडीआरएफ, डिजास्टर रिलीफ फंड बोलते हैं जिसको, तो उसमें से वो प्रावधान किया जाता है। तो पीएमएफबीवाई के तहत और तीसरा एक आता है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, मतलब मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। तो ये तीनों को मिला के कुछ ना कुछ मुआवजा जी देने का होता है। पीएमएफबीवाई के तहत
पर हेक्टर 6500 रुपए का प्रावधान है। सेम कभी कोई स्टेट भी फॉलो करता है। तो हमारे यहाँ आज तक हमने देखा हुआ है कि पर हेक्टर 6500 रुपया 2 हेक्टर की मर्यादा में, 13,000 रुपया वैसे भी नॉर्मली मिलता था। अब ये 4 डिस्ट्रिक्ट का जो हमारे यहाँ का सर्वे हुआ है गुजरात में, उसके हिसाब से वो तेरह जी हजार और दिल्ली में क्या होता है, देखिए एक चीज बहुत क्लियर है। सबसे पहले तो पंजाब टारगेट है, क्योंकि पंजाब का इलेक्शन आने वाला है। दूसरी बात, दिल्ली में हर साल 50,000 अगर देने का होता है तो वो 50,000 का आंकड़ा सीधा गिर के 10,000 या 15,000 पे आ सकता है। तीसरी बात, वहां के किसानों की संख्या भी आप देख लो कि कितने हैं। और ये 50,000 जो हुआ है वायदा, तो उसके कंपेयर में आप इनकम भी देख लो। तो गुजरात में जितनी इनकम और आउटफ्लो है हमारा, उसके कंपेयर में दिल्ली का आउटफ्लो देख लो। तो देखिए, दिल्ली में सबसे पहले तो होम मिनिस्ट्री जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि वहां पुलिस का कंट्रोल जी केंद्र सरकार के पास होता है। तो उनको गृह मतलब ये जो होम डिपार्टमेंट है उसका कोई खर्चा भी नहीं है। तो दिल्ली में इनफ्लो और आउटफ्लो की अगर बात करें तो ऐसा प्रोविजन और ऐसा पॉजिटिविटी इनफ्लो आउटफ्लो रहता है कि वो कुछ अगर देना जी चाहे तो दे सकते हैं। और नंबर की भी दृष्टि से आप देख लो तो दिल्ली में 70 असेंबली लोकसभा 70 नंबर सीट्स है विधानसभा की, हमारे यहाँ 182 है, तो हमारा ऑलमोस्ट डबल से जी ज्यादा है। तो वो हिसाब से अगर दिल्ली 50,000 देना चाहती है तो दे सकती है। और कभी ना कभी ये चुनावी ढंढेरा को भी हम मतलब बोल सकते हैं। और उसके हिसाब से हमारा एक ही है कि भारत में कोई भी किसान को कभी तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए, और ये पैसा उसके खाते में, जो ये लोग डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोल रहे हैं, उसमें जी जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। आपकी ओर आना चाहूंगी प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर केजरीवाल ने जो घोषणा की है 50,000 प्रति हेक्टर की, और साथ में जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कई पोस्ट के जरिए राजनीति की भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अगर आम जनता भी इसे समझ सकती है कि सिर्फ जो मतलब दिखाया जाता है कि पंजाब की बात करें या गुजरात की बात करें, अगर उसके किसानों की बात करें तो वो संख्या कहीं ना कहीं लाखों में जाती है। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो करीबन 21,000 किसान है, यानी डिफरेंस साफ है। ये जो केजरीवाल ने जो अभी घोषणा करी है, उसमें जो घोषणा करने का हेतु ये, एक तो संख्या किसानों की कम है उधर, और उनको 50,000 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टेट जो उनकी गवर्नमेंट है। और गुजरात और जी पंजाब जो है वो खेती प्रधान देश है, खेती प्रधान राज्य है। तो उधर का जो गणित है, मैथमेटिक्स है, दिल्ली पंजाब और गुजरात का तीनों का डिफरेंट है। तो जो किसानों का जो अभी मुख्य मुद्दा है, जो ये राजनीतिक फायदा लेने का राजकीय पक्षों का है, ये निश्चित बात है। अब वो फायदा मिलता है या नहीं मिलता है वो दूसरी बात है। अभी का एजेंडा है सभी राजकीय पक्षों का किसानों को आकर्षित करने का जी है। और एक चीज ऐसी भी कही जाती है कि ये जो 3 कानून की बात है, और 3 कानून के लिए जैसे केजरीवाल ने कहा था कि यह एक जो खेडूतों के लिए जो है वो अच्छी बात नहीं है, ऐसा केजरीवाल कह चुके हैं मेरठ में पहले। तो उनकी बात से ऐसा है कि भाई इनके लिए डेथ वारंट है किसानों के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। लेकिन एक चीज निश्चित है कि किसान के आंदोलन के पीछे जो भी राजनीति चल रही है वो सही जी नेतृत्व तो नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन कुछ विदेशी ताकतें भी कुछ इसके अंदर घुसी हुई है, ऐसा भी कहीं कहीं ऐसा आभास होता है कि विदेशी ताकतें कहीं भी हमारे देश को, जो महंगाई है और जो भूखमरा है और किसान लोग हैं, उनका उनको किधर भी जी डाइवर्ट करके, और ये राज्यों का जो हमारे बंटवारा है उसमें जो विदेशी कुछ लोगों का काम हो रहा है, जिसमें वो देश के बांग्ला करना चाहते हैं, उसका विभाजन करना चाहते हैं। ऐसा सस्पेक्टिव नीति चल रही है जो इंटरनेशनल लेवल से चल रही है, ऐसी बातें मान सकते हैं। तो वो जो जैसे पहले जी रशिया में हुआ था कि किसी देश ने ऐसा पीछे उसके लग करके और उनको जो विभाजित किया, एक ब्रेड के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ा। और ऐसा कुछ विदेशी ताकतें हमारे देश को डिस्टर्ब कर रही है,
इसमें सरकार को सावधान होना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी मामला हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, दूसरी चीजें, प्रजा के जी नीति के विरुद्ध में सरकार निर्णय ले रही है, ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं तो प्रजा गुमराह हो रही है और किसान भी गुमराह हो रहे हैं। तो 3 कानून वाला मामला है, तो उसका जो मुद्दा, मेन जो आंदोलनकारी लोग हैं, वो नेतृत्व गलत है अभी ऐसा लगता है। लेकिन किसानों की समस्या जी गलत नहीं है, वो बात तो सही है। लेकिन नेतृत्व गलत है तो उसके लिए वो आंदोलन को सपोर्ट नहीं मिलता है, और केजरीवाल अभी उसको प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं, टिकैत के आंदोलन को, ऐसा अभी अभी महसूस हो रहा है। अब वो टिकैत को प्रभावित कर रहे हैं, उसको उत्साहित कर रहे हैं आंदोलन के लिए। उसमें जो आम खेडूत जो रियल में जिसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, वो सब तकलीफ है तो जी किसानों के लिए। वही तकलीफ गुजरात में भी है, पंजाब में भी है, और दिल्ली में भी थोड़ी होगी, किसानों की संख्या कम है। लेकिन जो किसानों का महत्व धरती पुत्र का रहना चाहिए, वो अभी एक खिलौना बना दिया राजकीय लोगों ने। और किसान का महत्व आज़ादी के बाद जो किसान का महत्व था, उससे अभी काफी कम हो गया है। और अभी अमीर किसान इसमें घुस गए हैं, और जो खेत में मजदूरी करने वाले जी जो मेहनत का किसान है, उनका अभी इग्नोर किया जाता है, ऐसा मुझे लगता है जलपाल। जी जी बिल्कुल। शैलेश जी, आपकी ओर लौटना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? अरविंद केजरीवाल ने जब से ये घोषणा की 50,000 प्रति हेक्टर, एक नई किसानों पर राजनीति की शुरुआत हो गई। जलपा जी, जो केजरीवाल जी हैं, उनकी सरकार और उनकी पूरी टीम कैसे अन्य स्टेट को देखकर उनके स्टेट में जुमला कैसे किया जाए। अभी तो मुझे ये लग रहा है कि पंजाब और गुजरात, ये दोनों को ध्यान में रख के, उनके चुनाव को ध्यान में रख के ये योजना की जो जाहिरात की है वो है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड कितनी है। एग्रीकल्चर लैंड दिल्ली में 37,750 हेक्टर जमीन में किसान फसल उगाते हैं। इतनी उसकी जमीन एग्रीकल्चर के लिए है। 65% ज्यादा एग्रीकल्चर जमीन है, उनसे ज्यादा 65%, यानी कि गुजरात में 65% और दिल्ली में उनसे कम। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट ले लो तो भी दिल्ली से ज्यादा लैंड्स होगी है। मैं उसकी ऐसे कंपैरिजन में मानता ही नहीं हूँ, मगर दिल्ली में कुल 21,000 किसान है। कितने किसान? 21,000। और गुजरात में 53 लाख और 19,000 है। तो जी ये जो कंपैरिजन 53 लैक्स और 19,000, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपैरिजन करेंगे तो ही पता चल जाएगा कि ये कितना छोटा सा स्टेट है। और मेरे फ्रेंड्स भाई प्रशांत भाई गढ़वी ने बताया अभी कि वहाँ लोअर वो उसके पास नहीं है, तो उसको तो ये छूटने की बारी भी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने जब भी कुछ जाहिरात की तो कुछ जुमले करने के लिए, कुछ चुनाव करने के लिए चुनाव आते हैं। और नोट शक्ति वोट शक्ति केजरीवाल का ये जुमला है। और किसान आंदोलन को जो बढ़ावा देने की भी उसकी योजना दिखाई देती है। मैं जलपा जी आपके माध्यम से और के न्यूज जी की टीम के माध्यम से सभी दर्शकों को भी ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो हमारा एग्रीकल्चर बजट था पिछले 2020, और का एग्रीकल्चर बजट जो था वो 7,425 करोड़ का था। 7,425 करोड़ का हमारा कृषि बजट था, एग्रीकल्चर बजट था। तो सोचिए कितना बड़ा है। और उनके सामने उनके पास जो दिल्ली वाली सरकार जो है ना केजरीवाल जी की, तो वो 2-3 कॉरपोरेशन ले लो, दो ही कॉरपोरेशन और हमारा एक बड़ा सा दाहोद जैसा और अमरेली जैसा डिस्ट्रिक्ट ले लो, तो एग्रीकल्चर हो गया। इतनी छोटी जगह के लिए वो
इतना 50,000 का मुआवजा दे रहे, अभी हम 13,000 का दे रहे, मगर इनसे कुछ किसानों को मुझे नहीं लगता कि कुछ बड़ा फायदा होगा। मगर हमारे पास इरिगेशन का जो विस्तार है वो भी 73 लाख हेक्टेयर में हम इरिगेशन करते हैं। किसान को जो सहाय देते हैं, जो हम मदद देते हैं करते हैं, 138 करोड़ की अभी जो साधन सामग्री खरीदनी है किसानों को, उनके लिए अभी हमारे जो विजय भाई रूपानी थे उन्होंने जाहिरात की थी। और ये भी जानते हैं हम, अभी हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने सुबह ही कोरोना के फ्रंट वॉरियर्स जो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल गई, पहला डोज यानी पहला डोज और दूसरा डोज दोनों मिक्स करते हैं तो 100 करोड़ से ज्यादा डोजेस दे दिए हैं। तो गुजरात में भी 6.5 करोड़ ज्यादा डोजेस दे दिए हैं। प्रशांत जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि 6.5 करोड़ तो जनता है गुजरात में और 6.5 करोड़ डोजेस कैसे दिए, तो यानी कि 2 डोजेस दिए हैं, तो जो पहला और दूसरा दोनों डोजेस मिला के 6.5 करोड़ जैसे डोजेस भी दे दिए। मैं ये बात में नहीं जाना चाहता, मगर केजरीवाल जी अब बौखला भी गए हैं। केजरीवाल जी को पता चले कि अब की बार मोदी सरकार में भी आने वाली है, और अभी हमारे CR पाटिल जी ने बोला है कि 182 से 182 ही लानी है सीट, तो उनके लिए भी हम काम करते हैं। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी, हमारी माइक्रो मैनेजमेंट पार्टी, हमारी लीडरशिप जो है वो भी अच्छी तरह चल रही है, हमारा संगठन भी अच्छी तरह काम कर रहा है। ये नई सरकार आई है भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में, अच्छी तरह सरकार भी चल रही है। 35 डेज में कितना काम किया वो भी उन्होंने अभी काम का हिसाब भी दे दिया है। तो मैं कुल मिलाकर मानता हूं कि अच्छी तरह से तालमेल जो संगठन और सरकार में चल रहा है, उसी से ही हमारे जो CR पाटिल जी की एक तमन्ना है और वो जो बोलते हैं वो होता ही है। उन्होंने बोला कि सभी सीट हम जो पेटा इलेक्शन है उनमें सभी सीट जीतेंगे, MLA की तो जीते हैं और कॉरपोरेशन में भी जीते हैं, तो ये गांधीनगर कॉरपोरेशन लो लो और सभी कॉरपोरेशन ले लो, सभी में ऐसी स्थिति बनी है। और सब लोग बोल रहे थे जलपा जी कि आम आदमी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। और गांधीनगर कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन हुए, मेयर के इलेक्शन अभी आज ही हुए, तो मेयर के इलेक्शन में पता चल गया कौन किसकी ए टीम है और कौन किसकी बी टीम है। मैं बताना चाहता हूं कि मेयर के इलेक्शन में 2 फॉर्म फिलअप किए गए थे, एक भारतीय जनता पार्टी से हितेश मकवाना जी का था और दूसरा आम आदमी पार्टी से फिलअप किया गया था तुषार जी का। तो तुषार जी आम आदमी पार्टी से लड़े, किसके सामने लड़े? तो भारतीय जनता पार्टी के सामने, और साथ किसका लिया? कांग्रेस का। तो ये पता चल गया प्रशांत जी कि कौन ए टीम है कौन बी टीम है, ये साफ हो गया। और हमारा संगठन और हमारे सभी जो चुने हुए जो साथी हैं गांधीनगर कॉरपोरेशन के, वो 41 वो वोट मिले हैं हमारे हितेश मकवाना जी को। हमारी सीटें 41 आई है और हितेश मकवाना जी को 41 मिले हैं। उससे भी पता चलता है कि हम एक राग से चल रहे हैं, हमारा संगठन भी अच्छी तरह चल रहा है, हमारे चुने हुए जो पदाधिकारी है वो भी सब हमारे साथ में चलते हैं। हम सब साथ, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, इसी तरह हमारा संगठन चल रहा है। और जो किसान के लिए कुछ करना है, किसान को 0% में जो सहाय देनी है, जो उसकी ईयरली सहाय है वो 0% देने का काम 18% से 0% वो भी हमने किया है। किसान के लिए पानी का जो प्रावधान करना है वो भी सौनी योजना, वो जो सौनी योजना जो हमारे पास जो था प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट की वजह से हमने सभी डैम में पानी डाला, और डैम में पानी आने से क्या हुआ कि वो जो खेत में 3 फसलें आती है, 3 फसलें विंटर समर 3 फसलें आती है, ये भी फायदा हुआ है। और हमारे पास जो किसान है, हमारे गुजरात के किसान है, उसकी आय दुगनी होने की करीब है। इसलिए मैं कहता हूं कि अब हमारी और दिल्ली की सरकार की कंपैरिजन करनी वो अच्छी बात नहीं है, मगर वो कंपैरिजन हो भी नहीं सकती। और शेर और हिरन की कंपैरिजन, ऐसी कंपैरिजन होगी, ये अच्छी कंपैरिजन हो भी नहीं सकती। मगर वो पंजाब को ध्यान में रख के और गुजरात के चुनाव को ध्यान में रख के ये करते हैं। मगर उनको सूरत में जैसे पछड़ाट मिली, गांधीनगर में पछड़ाट मिली, गांधीनगर में भी कुछ नहीं मिला, ऐसे ही
पूरे दिल्ली में और पूरे देश में, यूपी में और पंजाब में भी ऐसा ही हाल आम आदमी पार्टी का होने वाला है। जी, प्रशांत जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन आते हैं तब राजनीति की शुरुआत हो जाती है। सब ढूंढने लगते हैं कि अपनी जो मत बैंक है वो कौन है, या तो जाति आधारित होती है या फिर विशेषकर कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि हम कौन से मत अपने झोले में डाल सकते हैं। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर प्रियंका गांधी की बात करें, उन्होंने एक नई पहल की कि हम 40% जो टिकट है वो महिलाओं को देंगे, यानी कहीं ना कहीं महिलाओं को आकर्षित करने का कांग्रेस ने प्रयास किया। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं यूपी में, तो कहीं ना कहीं उनकी मुस्लिम और यादव ये दो मत बैंक है जो ईमानदार मत बैंक गिनी जाती है, उनकी लॉयल अगर वोटर्स हम गिने। अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले योगी जी याद आते हैं और याद आ जाता है हिंदुत्व। और अगर अब हम केजरीवाल के नजरिए से देखें तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा कि अभी जो किसान कहलाता किसान आंदोलन चल रहा है उसका फायदा मैं कैसे ले लूं। अगर किसान के घर में 3 से 4% भी है और अगर ये जो लाखों की संख्या के किसान है उसमें मल्टीप्लाई कर दे 3 या 4, तो इतने वोट अगर आ गए तो फिर कहीं ना कहीं दबदबा बन जाएगा किसी भी स्टेट में, यानी गणित साफ है। देखिए, इक्वेशन और स्टेटिस्टिक्स की दृष्टि से अगर मैं देखूं और बात करूं तो आज दिल्ली में केजरीवाल की जो सरकार है उसकी हम कहीं तुलना और कंपैरिजन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बार अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, एक बार 67, इस बार 63 सीट्स। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि किसानों का जो 3 कानून जो आए हुए हैं और वो किसानों ने पूरा दिल्ली और दिल्ली की बॉर्डर घेरी हुई है। तो वहां जो बैठे हैं वो या तो दिल्ली के किसानों के सपोर्ट से बैठे हैं, उनके साथ जो बैठे हैं वो हरियाणा और पंजाब के लोग हैं, थोड़े बहुत उत्तराखंड से है, थोड़े बहुत और राजस्थान से है। तो अगर पंजाब को थोड़ा अपने ताबे में लेना है तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली बॉर्डर वाले किसान उनको हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए केजरीवाल ने ये कहीं ना कहीं एक मतलब पत्थर फेंका हुआ है कि ये कहीं सक्सेस जा सकता है कि ये 50,000 रुपया पर हेक्टर दिल्ली के किसानों इन्फ्लुएंस करके देंगे पंजाब के किसान को, ताकि हमारी ये सरकार बने। लास्ट टाइम की इलेक्शन आप देख लो तो 2017 में जो इलेक्शन, 16 में जो पंजाब के इलेक्शन हुए उसमें पहले के सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे थी। सबसे पहले तो पहले नंबर पे चल रही थी और कहीं दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है और दिल्ली रिपीट हो रहा है वहां पर। बट लास्ट मोमेंट पे केजरीवाल का कुमार विश्वास के साथ, केजरीवाल का आशुतोष के साथ कोई और झगड़ा और जो भी इंटरनल जो भी उनका जो हो गया प्रॉब्लम, उसकी वजह से जो आम आदमी पार्टी वहां बिखर गई तो वो तीसरे नंबर पे आ गई। मतलब पहले कांग्रेस बन गई और तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी आ गई। तो इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी जमीन सरक रही है। तो अगर उसकी जमीन पंजाब से सरक जाएगी और हरियाणा, उत्तराखंड और नॉर्थ की स्टेट से अगर जमीन सरक जाएगी तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर कहीं नहीं रहेगी और वो सीमित हो जाएगी दिल्ली तक, वो रीजनल पार्टी बन जाएगी। तो उसके लिए ये पत्थर फेंकना बहुत जरूरी था उनको, तो ये शांत पानी में एक पत्थर फेंका है, पहली बात। दूसरी बात, हर स्टेट में जो भी इलेक्शन आता है उसके ठीक 1 साल पहले लोग जाति, धर्म, वोट बैंक, जैसे हमारे गुजरात में एक टाइम पे खाम थियरी चल गया था। आपने बोला सपा में MY फैक्टर है। बीएसपी ने इस बार एक ब्राह्मण का कार्ड खेला है कि ब्राह्मण हमारे साथ है। उन्होंने ब्राह्मण की रैलियां शुरू कर दी, उनके सम्मेलन शुरू कर दिए, तो उसको देख के बीजेपी ने भी कहीं शुरू कर दिया। तो वो सबके बीच में यूपी में कांग्रेस कहीं नहीं थी, पूरी बिखरी हुई थी। 135 साल पुरानी कांग्रेस वहां पर सिंगल डिजिट में सिर्फ 7 सीट लेके आई है। उससे ज्यादा सीट तो एनडीए के जो अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल है उसको सीट मिल रही थी, तो वोट शेयर भी नहीं है। इन सब के बीच में एटलीस्ट उनको एक ब्रीथिंग चाहिए कांग्रेस को कि 22 के इलेक्शन में अगर वो ब्रीथिंग और एटलीस्ट कंफर्टेबल फिगर में नहीं आए, कोई डिसेंट फिगर पे नहीं आए, तो यूपी का रेप्लिकेशन और यूपी की इफेक्ट पूरे इंडिया में आ सकती थी। इसलिए प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव हो गए हैं और आपने देख लिया कल उन्होंने जो मतलब एक स्ट्रेटेजी बनाई, आपने जो ठीक बोला कि 40% महिला रिजर्वेशन, मतलब सीट देंगी, 40% टिकट वो महिला को देगी। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो अगर ये जाता है तो कहीं ना कहीं जो हिडन वोटर्स जो बोल रहे हैं कि जैसे मोदी जी को लोकसभा में उज्ज्वला योजना के हिडन वोटर्स महिलाओं से मिल रहे हैं, वो मोदी जी ने खुद ने क्लेम किया हुआ है और काफी बार स्टेज से भी बोले कि ये सब हमारे साइलेंट वोटर्स हैं। तो ऐसे साइलेंट वोटर्स कहीं ना कहीं प्रियंका जी को, क्योंकि कोई एक महिला को वो
फोकस और प्रोजेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं महिला अट्रैक्ट होके कांग्रेस की ओर, और प्रियंका गांधी खुद भी महिला है, तो वो सबका थोड़ा बहुत जी फायदा मिलेगा, वोट शेयर थोड़ा बढ़ सकता है। आई डाउट कि अभी भी, क्योंकि पूरा जितने भी सर्वे हमारे पास आ रहे हैं, खास करके किसान, तो मुझे लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी किसी की भी बेटी है, जिसकी भी है, तो वो इनका ये 50,000 वाला किसानों का जो ट्रम्प कार्ड है वो यूपी में भी काम करेगा। पंजाब में तो अपफ्रंट काम करेगा, इनडायरेक्टली यूपी में, जी क्योंकि यूपी में इस बार राकेश टिकैत वाला चैप्टर चल रहा है। मुझे तो कहीं ना कहीं वो भी दिख रहा है कि यूपी में अगर आगे जाके कुछ इलेक्शन का माहौल बना और ये किसान मोर्चा ने राजकीय रूप स्वरूप तो ऑलरेडी ले लिया है, राजनीतिक स्वरूप ले लिया है, और भी आगे जी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत चुनाव लड़ेंगे, और वो मुझे लग रहा है कि कहीं वो आम आदमी पार्टी से ही लड़ सकते हैं। ऐसे 2-3 ऑप्शन उनके पास ओपन है, तो आम आदमी पार्टी में ही कैन बी प्रोजेक्टेड एज एनीथिंग इन यूपी। तो उसका वो फायदा लेने के लिए ये सब किसानों को साथ में रख के, किसानों को थोड़ी बहुत लालच देने के लिए ऐसा स्टेप्स लिया गया है, और ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है। जी जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? जब भी हम बात करते हैं चुनाव की, हर एक राजकीय पार्टी अपनी ओर से सोचती है कि हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी करें या कौन सी ऐसी घोषणा कर दें कि जिसमें हमें खर्च कम करना पड़े, लेकिन अगर मतों की गिनती लगाए तो वो काफी अधिक हो जाए। ये जो राजकीय पार्टियां हैं, ये अलग अलग राज्य में अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण और हर एक राज्य की अलग अलग समस्या है, जातिवाद की समस्या है, धर्म की समस्या है, किसानों की समस्या है, उसको हर एक राज्य अपने राज्य में क्या हो रहा है, किसके वोट के तरफ अपने फेवर करेंगे तो अपने को मतों का सहारा मिलेगा, वो हर एक राजकीय पार्टी अपने जी हिसाब से देख रही है। लेकिन कुल मिला के जो राजकीय जो जातिवाद की जो समीकरण है वो कहीं पर भी होने नहीं चाहिए, लेकिन अपने देश में आज़ादी के बाद ये सिलसिला चल चुका है, तो इसको अभी कोई रोक नहीं सकता है कि जातिवाद को प्राधान्य मिल रहा है, वो नहीं मिलना जी चाहिए। खरेखर जो एक्चुअली जो है वो रोजगारी को, गरीबी महंगाई की समस्या है और इसको प्राधान्य जी किसानों को भी मिलना चाहिए। लेकिन लोग वो भूल गए। अभी हर एक राजनीति पार्टी ये सोचती है कि हम किधर हमारा गुगली दाव फेंकेंगे तो उसमें हमको लाभ होगा। यह भी जो अरविंद केजरीवाल ने स्पिन बॉल फेंका है, उसके अंदर स्पिन बॉल फेंकने में जो उसको कुछ न कुछ वो गुजरात और पंजाब के किसानों को प्रभावित करने का प्रयास है, यह निश्चित बात है। लेकिन हर एक राज्य की परिस्थिति अलग अलग प्रकार से निर्भर है और सब जी जगह पर एक नीति नहीं चल सकती है। यह भी है, हर एक राजकीय देखो, जैसे दूसरे राज्य में जाते हैं तो उधर का एजेंडा बदल देते हैं, और राज्य में जावे तो एजेंडा बदल देते हैं। तो एजेंडा बदलने वाली बात है, वो प्रजालक्षी हेतु देख करके राजकीय पार्टियां अपनी जी नीति और एजेंडा और चुटनी डंडे मैनिफेस्टो सब बदलते रहते हैं कि किस राज्य में किस चीज़ की कमी है और किस राज्य में प्रजा किससे प्रलोभन होगी या आकर्षित होगी, उसको देख करके हर एक निर्णय राजकीय पार्टी ले रही है। लेकिन जो राज्यों का विभाजन है वो हमारे देश के भविष्य के लिए नुकसान है। तो आगे चल करके ऐसा भी हो सकता है कि भाई गुजरात हमारा है, राजस्थान हमारा है, आमची बम्बई हमारा है, महाराष्ट्र हमारा है, तो जब टैक्सेशन की पॉलिसी आती है तो केंद्र में से जी इतने टैक्स लिए जाते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि राज्य, सभी राज्यों का विवाद एक स्तर पे आ जाएगा, जो स्तर ऐसा रहेगा कि जिसको सुलझना भी भारी पड़ेगा। तो ये जो टैक्स सब केंद्र में चला जाता है और राज्यों को कुछ मिलता नहीं है, ऐसा सभी राज्य अपने अपने दृष्टि से अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यह परिस्थिति जो राज्य के जो विभाजन देश के जो राज्यों में विभाजन हुए हैं, पहले तो इसको रोकना जी जरूरी है, नहीं तो हर एक राज्य एक देश बनने में देर नहीं करेगा। ऐसा कुछ बेदी रणनीति राजकीय हेतु से कहीं से चल रही है, उसको सरकार को जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां लगा करके
तो उसे रोकना चाहिए, जो प्रजा के हित में, राष्ट्र के हित में, जनहित में और न्याय के हित में। तो ये सब देख करके सरकार को कुछ न कुछ जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यह रफ्तार चली तो प्रजा जी और किसान और दूसरे लोग है, एक उनकी सीमा आ जाएगी, उसके बाद उनकी सहन शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। तो उसको जी अपने राष्ट्र को संगठित करके और जुटवाद से दूर रख करके अपने को चलने का है, ऐसा मेरा अभिप्राय है जनता जी। जी जी बिल्कुल। शैलेश जी आपकी ओर लौटना चाहूंगी। जैसे कि यहाँ पर प्रशांत जी भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं टिकट का जो सहारा है वो काफी केजरीवाल को फायदा भी करा सकता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर जो हमने देखा था कि किसान महापंचायत लगी थी, जिसमें किसानों की बात कम लेकिन राजनीति की बात ज्यादा हुई थी, और जहां पर स्पष्ट तौर पर ये सभा में टिकट ने ऐलान किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे। कोई भी बोले कि मैं इस पार्टी की सरकार नहीं बनने दूंगा, कि ये इस पार्टी की जी सरकार नहीं बनने दूंगा, ये तो स्वप्न ही मानना चाहिए। किसी की मैं ये त्रिवड़ वाला शब्द नहीं यूज करूंगा ये प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी की मजाल नहीं है कि कोई पार्टी को न आना देना, कि ये दिल्ली में ना घुस सके, ये पश्चिम बंगाल में ना आ सके। पश्चिम बंगाल में 3 सीट से अच्छा 83 सीट हो गई, ये नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं चलता, ये तो लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की जो डेमोक्रेसी है ना, वो डेमोक्रेसी जी में सभी पार्टी को अधिकार है, ये सभी पार्टी को अपने उम्मीदवार का अधिकार है, सब सब कुछ है। मगर मैं अभी मेरे भाई प्रशांत जी बात कर रहे थे कि 3 कानून की उन्होंने जिक्र किया है। तो 3 कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे किसान को प्रॉब्लम हो। और प्रॉब्लम हो तो ये आप और प्रकाश कापड़िया जी दोनों राजकीय विशेषज्ञ है, आप बोल सकते हैं कुछ भी हो तो। और मैं ये भी जलपा जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जी कि केजरीवाल और दिल्ली का जो फुग्गा था वो फूट गया है। जो कॉरपोरेशन गांधीनगर का इलेक्शन गया ना, बाद में सब फुग्गे फूट गए हैं, क्योंकि अब वो डिबेट में भी नहीं आते, आपकी चैनल में ही नहीं आते, ऐसे नहीं है। कोई भी चैनल में आम आदमी जी। पार्टी को अब अब कोई होती नहीं सवालों से देते भाग जाए तो वो कोई। हमारा तो विषय नहीं है शैलेश जी। हाँ, इसीलिए इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई बुलाता नहीं है, इसका मतलब उसका क्रेज नहीं है, उसकी टीआरपी भी नहीं है आम आदमी पार्टी की। ये आपकी भाषा में और मीडिया जी की भाषा में कहा जाए नहीं नहीं, 5800 टीआरपी का करोड़ गेम नहीं है, लेकिन ऑनलाइन। क्या है कि सवालों से भाग जाते हैं अक्सर लोग। हाँ, जी शैलेश जी, हम कंटिन्यू करते 58, हैं आज के मुद्दे पर। हाँ 5800 करोड़ ऑनलाइन जो मुआवजा है वो किसानों को दिया है अभी तक गुजरात में। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गुजरात का जो दूध है, गुजरात का जो मिल्क है, उसी से ही दिल्ली में चाय बनती है। और आसाम की जो चाय की पत्ती है उसी से ही चाय बनती है। आसाम और गुजरात बंद कर दे तो वहां ट्रांसपोर्टेशन, तो दिल्ली में चाय नहीं बनेगी केजरीवाल के लिए। ये भी उनको मानना चाहिए। हमारी कोऑपरेटिव जो सेक्टर है, वो अमूल फेडरेशन हो या हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो मिल्क फेडरेशन से, उसी के माध्यम से ही वहाँ दूध जाता है और दूध के माध्यम से ही वहाँ चाय बनती है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो अभी उन्होंने 50,000 मुआवजे देने की जो राजनीतिक सहाय दी है, 50,000 की राजनीति को देखते हुए, तो उनके सामने हम जो योजना देखे गुजरात की, केंद्र की योजना की मैं बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि केंद्र की जो योजना है सभी स्टेटों को असर करती है। मगर गुजरात में जो योजना है, जी हमारे गुजरात में वो इलेक्ट्रिक मोटर हो, किसानों के लिए उसके साधन सामग्री खरीदना हो, तालपत्री खरीदना हो, कोई भी हो, मैं तो जी ये कहना चाहता हूँ उसकी खरीदी हो। उनकी जो भी तकलीफें हैं, मैं गोडाउन की भी बात करूंगा कि अभी ही हमारे हितूभाई अगानी जी है गुजरात सरकार के, उन्होंने ही बोला है 1 लाख के दायरे में, 2 हेक्टर के दायरे में जो सहाय की बात की है, उसमें 1 लाख रुपया जी गोडाउन के लिए जाएगा। ये भी उसने दिया है। सभी तो ये भी कहना चाहता हूँ,
हर उसमें एक जाहिरात, एक नया कानून या एक नई योजना किसानों के लिए कोई करते हैं तो वो गुजरात की सरकार है, गुजरात स्टेट की सरकार है। में जो हमारे किसान ने की आय दुगनी करने की बात थी, वो जैसे भी हमारे गुजरात की गवर्नमेंट हो या केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई वाली गवर्नमेंट हो, दोनों साथ में मिलके गुजरात के किसान और देश के किसान कैसे मजबूत हो और किसान आत्मनिर्भर कैसे हो। मैं नैनो यूरिया की भी बात करूंगा कि नैनो यूरिया ट्रांसपोर्टेशन में पहले बैग लेने जा रहे थे कि बैग उसके या यूरिया ले, तो अब छोटा कर दिया है यूरिया को, तो नैनो यूरिया लेके किसान जाता है और किसान उसके खेत में जो यूरिया डालना है वो यूरिया डालता भी है। वो भी हमने देखा है। अभी ड्रोन के माध्यम से, इफ्को के माध्यम से ये सब अभी प्लान भी चल रहा है और सभी खेतों में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव भी होगा और किसानों को जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए हो रही है उसके सामने भी उसको सहाय भी मिलेगी। ये इस तरह की किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजना और अच्छी अच्छी जो टेक्निक The Bluetooth device is ready to pair. करने वाला देश गुजरात है। The video लेकिन mode. तो मैं ये कहता हूँ कि किसानों के लिए Out input mode. थोड़े किसान है और थोड़ी सी ग्राफिक देंगे तो भी बहुत बड़ा लगेगा उनके पास। मैं कहता हूँ ना, तो कोरोना था तब भी वो पीएम और साथ थी, वो वायरल कर दी थी। वो हमने देखा है ऐसे सीएम के लेवल का जो आदमी है वो ऐसी बात कर सकता है कि पीएम और सीएम और सभी की बैठक जो गुप्त मीटिंग चल रही है उसको वायरल कर देना, वो भी अच्छी निशानी भी नहीं है आगे जाके। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो सिनारियो हुआ है वैश्विक स्थल पे, वैश्विक जो दुनिया के सभी देश है वो भी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के सामने देख रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट रही है और जो आगे चल के हम आत्मनिर्भर भी बात करते हैं, तो मैं आत्मनिर्भर में कोऑपरेटिव सेक्टर जो के माध्यम से हो रहा है वो भी डालना चाहता हूं, क्योंकि आत्मनिर्भर जो सहकारी संस्था है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, वही आत्मनिर्भर बना सकता है। क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर यानी कि मैं आपको बोलूं कि इफ्को है या गासोल है, एनसीयूआई है, अमूल है और कोई भी बैंक तो उनका मुनाफा होगा तो डिविडेंड के रूप में, तो रुपये का शेयर लिया होगा किसान ने तो डिविडेंड के रूप में 20% डिविडेंड दिया इफ्को ने, तो 20% के माध्यम से उनको पैसा वापस मिले। अमूल का भी ऐसे, अमूल में छोटी छोटी मंडलियां है तो उनकी सदस्य ले ली है, तो जो भी उनके मेंबर है, जो अमूल प्रॉफिट करता है तो प्रॉफिट कोई कंपनी में नहीं जाता, अमूल के पास नहीं जाता, प्रॉफिट सीधा ही ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से किसानों के अकाउंट में जाता है। और मिल्क के बारे में बात करूं तो मिल्क में सभी स्टेटों की कंपनी, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव सेक्टर में सबसे बढ़िया काम कर रहा है। मैं अभी इफ्को के द्वारा जो सम्मेलन हुआ दिल्ली में, मैं वहां गया था। हमारे जो अभी नए नियुक्त संघानी जो इफ्को के चेयरमैन है उनके माध्यम से मैं वहां गया था, तो मैंने अमित भाई सामू से सुना है, उन्होंने जो हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर है केंद्र के, बोले कि अब सहकारी क्षेत्र जो मॉडल है वो गुजरात मॉडल, पूरे देश के जो सभी स्टेट है वहाँ गुजरात मॉडल की तरह काम करना पड़ेगा और उसी तरह काम करोगे तो ही प्रॉफिट होगा और किसानों और जो कोऑपरेटिव सेक्टर में जुड़े हुए लोग हैं उसको मुनाफा मिलेगा और अच्छी तरह वो उनका घर बार चला सकेंगे। ये बात अमित भाई शाह जी ने की थी, तो मैं कोऑपरेटिव सेक्टर किसानों से जुड़ा है। केजरीवाल ने कुछ किया, कुछ नहीं, बस इतना ये जातीय मुक्त दे दो, ये मुक्त दे दो, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये तो एजुकेशन है 2-3 स्कूलें अच्छी बना दी और मीडिया मैनेज करना। मैं ये भी बात करना चाहता हूँ, क्या बात कर रहे हैं, छोटा करते हैं मगर मीडिया मैनेज ज्यादा करते हैं। वो कैमरा लगाते हैं बड़ा और जो मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी में करके ये सब करते हैं। बाकी जमीन तल पे केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया, ये फूका फूटने ही वाला है। सब लोग
नहीं बोलना चाहता दूसरी पहलू में, मगर किसान साथ व्यापारी लोग और वहाँ के जो श्रमजीवी लोग हैं, वहाँ के सभी लोग हैं, वो उनसे त्रस्त हो। ये भी कहना चाहता हूँ आगे जाके जब इलेक्शन होगा तो केजरीवाल जी की सीटें तो होगी, मगर मुझे ये भी दिखाई देता है कि यार वहाँ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का केसरिया जो झंडा है वो लहराएगा, और भारतीय जनता की केंद्र में सरकार, दिल्ली में सरकार, गुजरात में सरकार, गांधीनगर कॉरपोरेशन में सरकार, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में और गांव के जो तहसील है वहां तक भारतीय जनता पार्टी का शासन हो। एक कड़ी होती है जलपा जी, और कड़ी से कड़ी मिलती है तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी होता है। अदर कंट्री जो डेवलप कर रही है वैसा ही डेवलप करने की तमन्ना हमारे नरेंद्र भाई वो के जाके पूरी होगी, उसमें शंका में कोई स्थान नहीं है। जी प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर हमने ऐसे तो काफी सारी बातें सुनी शैलेश जी से, लेकिन अगर हम देखे भी जाए, भले ही हमारा देश कृषि प्रधान कहलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे देशों की कंपैरिजन में देखे जाए तो हम टेक्नोलॉजी में काफी पीछे हैं। मुआवजे की बात होती है हर बार, कहीं ना कहीं किसानों पर राजनीति भी हो जाती है, लेकिन ये बात कोई नहीं करता कि कैसे सभी को एकजुट होकर ये कृषि जो क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाना है। बहुत ही अच्छी बात छेड़ी जलपा आपने, और मुझे बहुत पसंद आया ये चीज कि हम कृषि प्रधान क्यों कहते हैं, क्योंकि 100 में से 65% पॉपुलेशन कृषि की है, इसलिए वो प्रधान है। ऐसा नहीं है कि कृषि की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, कृषि का मतलब विकास इतना अच्छा है इसलिए उसको प्रधान बोला जाता है। सिर्फ पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक बताया, 55 लाख किसान सिर्फ गुजरात से। मेरे प्रीति पात्र व्यक्तित्व शैलेश भाई ने कृषि किसान के जो कानून है, वो किसान के कानून की बात की, उसमें कहीं उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हमने कानून का जिक्र नहीं किया, बट कानून के हिसाब से जो किसानों ने दिल्ली का बॉर्डर घेर लिया है, वो घेरने का फायदा केजरीवाल कैसे उठा सकता है, वो स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई। मैं कैलकुलेशन पे वापिस आ जाता हूँ तो 21,000 का आप 21,000 किसानों को 50,000 का मुआवजा आप गिन लो प्रति हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर की मर्यादा, तो टोटल कितना होता है उसके सामने गुजरात का टोटल करो। और अभी तो सिर्फ 4 जिले का है जो 500 करोड़ के आसपास है, लेकिन पूरे गुजरात के लिए लास्ट ईयर 3700 करोड़ की सहाय SDRF से गुजरात के किसानों को मिली थी। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, वो इंडिया में, गुजरात में या हर एक स्टेट में हमको भी सोचना पड़ेगा। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी से कोई भी खेती होती नहीं है। अब धीरे धीरे जो बढ़ावा आया है, सिर्फ उनको एक सोलर का फैसिलिटीज मिला है जिससे उनको बिजली प्राप्त हो सकती है। अभी भी पानी के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। सेंसिंग, GIS बेस्ड मैपिंग करके, सेंसिंग करके मेरे यहाँ कौन सा क्रॉप अच्छा आएगा या नहीं आएगा, वो फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। सिर्फ टेक्नोलॉजी अगर बढ़ी है तो एक चीज में कि वो किसानों को उनकी जो आयु है, उनके जो दाम है, वो सिर्फ उनके अकाउंट में जाते हैं। वो एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, बाकी सब कुछ मैन्युअल है। पानी भी मैन्युअल आता है, बिजली भी मैन्युअल आती है, जाती भी है, बिजली का पैसा भी भरना पड़ता है, वो मैन्युअल है। तो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो हम सब की एक कॉमन लड़ाई है कि किसान की चीज में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, कैसे लाई जाए। और उसके लिए सबसे बड़ी पहल सरकार को करनी पड़ेगी, उसमें बड़ा रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा कि अगले 5-10 साल में हम किसानों को टेक्नोलॉजी देके, और वो टेक्नोलॉजी का यूज ऐसे हो कि किसान की सिर्फ एक पीढ़ी नहीं है। आप देख लीजिए, हम यहाँ सब बैठे, प्रकाश भाई तो बहुत ही सीनियर है, मैं, आप और शैलेश भाई एक ही पीढ़ी के, एक ही जनरेशन के आदमी है। हम तीन में से कोई भी किसान की दुनिया में नहीं है। हम सब लोग ने गांव छोड़ दिया, शहर में आ गए, कोई जॉब, कोई बिजनेस में आ गए। लेकिन अगर किसान को ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और उसमें कुछ इनकम दिखेगी तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी इसकी ओर आएगी और फार्मिंग की ओर जाएगी। और हम सब चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी थोड़ी बहुत फार्मिंग की ओर मूवमेंट दे और उसकी तरफ सोचे, ताकि ये पूरा देश, मतलब सोने की चिड़िया है हमारा देश, वो सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बनेगा जब तक हमारे खेत खलियान, हमारी जमीन वो डबल वेलोसिटी से, मतलब उसमें से ग्रेन्स नहीं आएंगे, तब तक वो सोने की चिड़िया नहीं दिखती। हमने इसको कंक्रीट का जंगल बना दिया है, एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है, वो सब हमारे लिए चिंता का विषय है। उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए,
कैसे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, वो सब हमारे लिए पेन एरिया है। हमारी सरकार को, सभी सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को एक बहुत ही बड़ी अपील या रिक्वेस्ट है कि कुछ सोचे। सोलर लाइट, पानी, बीज, फर्टिलाइजर, क्रॉप कटिंग के बाद उसका पैसा, एमएसपी, जी और उसके अंदर ये सब मैपिंग और सेंसिंग करके एटलीस्ट वो, मतलब किसान भी लैपटॉप लेके उसके खेत में बैठे, उसका बेटा मोबाइल ऐप से पूरा ऑपरेट करे। वो ऐसे तो अभी आईओटी बेस्ड काफी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उस सबका कहीं ना कहीं यूज हो, और वो यूज कराने के लिए गवर्नमेंट उनको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज दे, ज्यादा से ज्यादा उनको जी परचेस पावर दे। वो सब करना पड़ेगा, तब जाके हम नेक्स्ट जनरेशन को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाएंगे कि आप भी किसान की ओर। और अभी ऐसा नहीं है कि पहले जैसे ट्रेडिशनल क्रॉप ही होते हैं, अब तो काफी सारे वैसे भी ये सीजनल क्रॉप से बाहर आके हम वो फार्मिंग जो करते हैं, स्पेशल फार्मिंग जो होता है, उसके ऊपर भी थोड़ा हम बाहर जी देते हैं, तो ये सब करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब कृषि क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रशांत जी ने भी कहा, बिल्कुल सही कहा, कि हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन, या फिर अगर हम कुछ सालों के डेटा की बात करें, अगर हम दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले लें, तो वहाँ पर भी अगर लास्ट 5 to 7 ईयर्स की हम बात करें तो 34% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो घटा है, यानी कि कृषि लायक मतलब जो जमीन थी वो कम हुई है 34%। यानी हम औद्योगिक विकास पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन साथ में ही ये ध्यान रखना भी उतना जरूरी है कि जो जीडीपी को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, जो कोरोना काल में भी हमने देखा था कि जब जीडीपी हमारी नेगेटिव में जा रही थी, अगर थोड़ी बहुत कुछ पॉइंट तक अगर संभली भी थी या इतनी नीचे नहीं गिरी, उसका कारण था कृषि। यानी जरूरी है कि हम मतलब दोनों को ही बैलेंस कर कर चलें। जो गढ़वी जी ने बात बताई कि हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि हमारा देश कुदरती संपत्तियों से भरा हुआ देश है। पानी हमारे इधर खूब आता है। आज अभी इजराइल में हमारे इधर से कई राज्यों से प्रतिनिधि मंडल गए थे और उधर की टेक्नोलॉजी देखी कि रेगिस्तान भी हरियाला हो चुका है और हमारे देश में इतना सारा पानी आता है, मौसम अच्छा है, सब तरह से हमको सुविधाएं मिली हुई है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि इतने साल के बाद भी हम टेक्नोलॉजी का विकास खेडूतों तक नहीं पहुंचा सके। अभी जैसे सीड बियारण है या खातर है या यूरिया है, उसमें भी जो जी है उसको सस्ता करना चाहिए, लेकिन वो सस्ता नहीं कर पाए। और इसमें जो कई सीड्स जो है वो ट्रूथफुल भी आते हैं, सर्टिफाइड भी आते हैं। अब कई बार खेडूत है, शैलेश भाई को मालूम होगा कि कई बार खेडूत उसको बोते हैं और वो सर्टिफाइड है या ट्रूथफुल है, लेकिन बाद में उसका कुछ निकलता नहीं है। इसकी तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए कि खेडूत का खर्चा होता है, फिर उसके बाद जमीन में से कुछ निकलता ही नहीं है, तो एक तरह का फार्मर्स के साथ चीटिंग हो जाता है। तो यह एक दुखदाई बातें हैं कि खेडूत इतनी मेहनत करता है, मेहनत का किसान है और इतना वो उगावे और फिर नहीं निकल सकता है। तो यह इजराइल से बहुत राज्य है, भारत के लगभग करीब करीब सभी राज्य टेक्नोलॉजी सीख के आए हैं, डीप इरिगेशन की जी पद्धति सीख के आए हैं, लेकिन डीप इरिगेशन हमारे इधर टेक्नोलॉजी में नहीं हुआ है। दूसरी चीज जो सोलर का जो सब्सिडी था, वो गुजरात सरकार की बात करूं तो उन्होंने थोड़ा टाइम दे करके और विड्रॉ कर लिया सब्सिडी, तो वह भी एक किसान के लिए नहीं होना चाहिए था। जो सब्सिडी की विड्रॉ कर ली सोलर की, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया जो भी किया, लेकिन वो सब फिर उनको यू टर्न लेना पड़ा। तो सरकार की ये नैतिक जवाबदारी आती है कि जो एक बार घोषणा करे तो उस पर मक्कम लेना चाहिए, तो प्रजा की विश्वसनीयता सरकार में बढ़ेगी। अभी शैलेश भाई ने गांधीनगर की बात करी, वो तो इलेक्शन की बात है और अच्छी बात है कि उनका पक्ष जीत के आया, वो उनका अपना जी रणनीति है। और इनको जो पक्ष आया वो तो अलग उनकी रणनीति थी, उसके हिसाब से आया। लेकिन जहाँ तक खेती का प्रश्न है, तो एक चीज शैलेश भाई ने कही कि सहकारी क्षेत्र है, कोऑपरेटिव सेक्टर है,
उसका प्रोटेक्शन किसानों को मिलना चाहिए, जो कितने सालों से मिला नहीं था। लेकिन अभी अमित शाह जी ने सहकारी क्षेत्र को हाथ में लिया है, तो उसके बाद जो इधर के सरकारी संस्थान है, नाबार्ड है, तो नाबार्ड की कितनी योजनाएं ऐसी है जो खेडूतों को मालूम ही नहीं है कि ये योजना का लाभ कैसे लिया जावे। उसको जैसे गढ़वी जी ने बताया कि वो खेडूत इतना शिक्षित होना चाहिए कि मोबाइल पे ऑनलाइन पे वो सब लाभ ले सके। अब उसके लाभ लेने के लिए उनके बच्चों को अपने शिक्षित करना बहुत जरूरी है। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे जी तो लाभ से वंचित रहेंगे। तो यह बात भी सरकार को ध्यान में रखने जैसी है। तो ऐसी कई चीजें हैं कि जो जी किसानों के लिए, किसानों के परिवार के लिए और देश के विकास के लिए बहुत सरकार को मार्गदर्शिका देनी चाहिए। उसमें अपनी जो मनी पावर, मैन पावर और एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। हम इतने साल से आज़ाद हो गए, लेकिन हमारे इधर डीप इरिगेशन का कोई पानी व्यर्थ जाता है और पानी का सदुपयोग हम नहीं कर पाते। यह हमारे देश की बहुत कम नसीबी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुदरती संपत्ति है, ऊर्जा हमारे पास है, सूर्य शक्ति है, सब चीजें कुदरत ने दी हुई है। और फिर हम सोने की चिड़िया हमारे देश को बना सकते हैं, यह बात सनातन सत्य है। लेकिन इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबकी भावना चाहिए। जी राजनीति बाजू पे रहनी चाहिए। राष्ट्र का हित और किसानों का हित और हमारे खेती का उत्पादन का हित पहले देखना चाहिए, ऐसा मेरा अभिप्राय है। जी जी बिल्कुल। शैलेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, आखिरी सवाल आपसे ही होगा। यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं, केजरीवाल ने जिस तरीके से घोषणा की और उसके बाद हमने राजनीति भी देख ली, हालांकि सोशल मीडिया में स्पष्ट तौर पे पता चल ही जाता है कि ये जो चीज लाई है वो किसानों के हित के लिए लाई गई है या फिर कोई ना कोई कार्ड खिला गया है। लेकिन अगर हम जैसे कि बात कर रहे हैं कृषि की, हम ऑर्गेनिक अगर कृषि की बात करें तो उसको भी कहीं ना कहीं अब बढ़ावा देने की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि सिर्फ मुआवजे तक किसानों को सीमित नहीं रहे, बल्कि उनको कैसे सहाय कर सके या हम कैसे उन्हें कृषि की एक नई टेक्नोलॉजी या दिशा प्रदान कर सके। जी पहले तो आपने, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि किसान को जो मुआवजा दिया है वो उससे उसका परिवार नहीं चलेगा, उससे बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा। और ये वोटों की खेती करने जा रहे हैं, वोटों की खेती से अच्छी फसल नहीं आएगी इसमें, ये भी मेरा मानना है। और मैं ये जो गुजरात और महाराष्ट्र और पंजाब और खास करके दिल्ली की जो कंपैरिजन करें तो हमारे गुजरात के जो जी किसान हैं वो सभी स्टेट के कंपैरिजन से बहुत अच्छी तरह उसकी उसकी स्थिति अच्छी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2002 में जो किसानों की हाउस होल्ड आय है ना, उससे ही पता चलता है कि ये स्टेट किसानों के लिए कितना काम कर रहा है, उनके किसान कितने अच्छी तरह काम कर रहे हैं। ये हाउस होल्ड जो आई जी है ना, उससे ही पता चलता है। 32,000 थी 2002 में किसान की हाउस होल्ड जो आई थी वो। जी और 2020 में कितनी हुई? 2,08,000, यानी कि 2,08,000 हाउस होल्ड आय हो गई। इससे ही पता जी चलता है कि किसान यहाँ समृद्ध है। और आई मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जो गुजरात की सरकार है, गुजरात की गवर्नमेंट है, उन्होंने 2022 में किसानों की हाउस होल्ड जो आई है वो 2,93,000 करने का लक्ष्य भी रखा है। उससे ही पता चलता है कि किसानों के लिए हम कितना काम करते हैं। और वो सब जानते हैं और सब मानते भी है कि यहाँ हमें कृषि के माध्यम से हो, कहीं से हमारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, तो किसानों की फसल में जो बढ़ावा हुआ है, जो लैंड है उससे उसको वो तो इतनी ही रहती है। ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड है, वहाँ कुछ सरकारी योजना लाके कुछ करे तो ही कुछ हो सकता है। मगर जितनी लैंड 2002 में थी उतनी ही लैंड आज है। मगर किसानों की जो आय है, वो फसल का जो विस्तार है वो बढ़ गया। इसका मतलब जी ये हुआ है कि सरकार ने कुछ किया है।
और केजरीवाल जी को तो कुछ ना कुछ जुमला ही करना है, जुमला करके कैसे वोट बटर हो जाए, बाद में कुछ करना नहीं, बाद में बड़ा सा कैमरा रख के हमने ये किया ये करते रहते, बाकी कुछ करते नहीं है। किसानों के लिए तो नहीं करते, मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ किसानों के लिए अच्छी बात वो कर ही नहीं सकते जी और करना चाहते भी नहीं होंगे। किसान की तो तकलीफें क्या है वो पता भी नहीं होगा और पता करने का उसको वो इंटरेस्ट भी नहीं होगा। मगर वहाँ सभी लोग जो दिल्ली में रहते हैं, हम भी दिल्ली जाते हैं और हम प्रशांत भाई भी अभी गए थे दिल्ली के जो रोड है, सभी सभी जो हमारी कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी की वहाँ है, उसकी वजह से कुछ इंटरनल रोड अच्छे हैं, मगर जो दिल्ली सरकार गवर्नमेंट में जो स्टेट की गवर्नमेंट में जो रोड आते हैं उसकी हालत तो खराब ही है। और उसमें जो हालत खराब की जो डिपार्टमेंट है उसको उजागर करते भी नहीं है, सिर्फ बोलते हैं कि एजुकेशन में 3-4 स्कूलें अच्छी कर दी, किसानों को इतना मुफ्त में ये दे दिया। मुफ्त वाला जब तक आप किसानों और किसी को भी मुफ्त वाला जो आदत करोगे, उसको आदत हो जाएगी तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम भी होगा। इससे किसानों की आय दुगनी नहीं जी होगी, किसान ज्यादा से ज्यादा दलदल में फंसता जाएगा और मुफ्त लेने की एक सी पड़ जाएगी। ऐसी नहीं, गवर्नमेंट को कुछ किसान में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ फंस गए हैं तो उसको मुआवजा देना ही चाहिए, मगर उसको एक आदत नहीं डालनी चाहिए। और ये किसान सहाय 50,000 दिए और पंजाब गुजरात के जो वोट बैंक बटोरने की उसकी जो साजिश है वो आगे जाके फेल होगी। जी जी बिल्कुल। दंगल देश का में आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि हमने देखा कि जिस तरह से केजरीवाल ने घोषणा की कि 50,000 मुआवजा देंगे प्रति हेक्टर, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर केजरीवाल को उतनी ही कृषि की चिंता है तो क्यों हम देख रहे हैं कि पिछले 5-7 सालों की बात करें तो 34% जो लास्ट अंक हमने देखा था, लास्ट रिपोर्ट देखी थी कि एग्रीकल्चर लैंड है वो रिड्यूस हुआ है। ये बहुत ही जरूरी होता है कि औद्योगिक विकास, व्यापारिक जो विकास है उसके साथ साथ एग्रीकल्चर को भी बैलेंस करना। अभी किसानों को आशा रखते हैं कि चलो उन्होंने 50,000 रुपए देने की घोषणा की है वो मिल भी जाए, क्योंकि कई बार ये होता है कि घोषणाएं बड़ी होती है, अमाउंट बड़ी होती है, लेकिन साथ में ही जो जिसे मिलनी चाहिए किसानों को सही में उनकी कुछ संख्या कम हो जाती है, उस तरीके से भी बैलेंस किया जाता है। तो उम्मीद रखते हैं कि जिनको भी नुकसान हुआ है उन्हें 50,000 प्रति हेक्टर जो भी मतलब घोषणा की है वो उसके मुताबिक मिल जाए। लेकिन प्रश्न ये भी है कि बात अब किसानों पर राजनीति की नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कुछ किया भी है सरकार ने तो वो उनकी फर्ज में आता है, नहीं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में दूसरे स्टेट के साथ कंपैरिजन करनी है। और कंपैरिजन भी कैसे हो सकती है? अगर हम दिल्ली की देखें, दिल्ली की बात करें, वहां के किसानों की संख्या देखें, हम गुजरात या पंजाब के किसानों की या महाराष्ट्र की अगर हम बात कर ले, महाराष्ट्र के साथ भी कंपैरिजन हुआ कि महाराष्ट्र में सिर्फ 10,000 रुपए है और दिल्ली ने तो 50,000 रुपए की घोषणा की है। अब महाराष्ट्र और दिल्ली का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? यानी जरूरी है कि राजनीति ना हो, बस किसानों का हित कैसे हो। याद रखो कि कृषि प्रधान देश तो हमारा कहलाता है, लेकिन हम आगे टेक्नोलॉजी में कैसे ले आए और किसानों को क्या सुविधा दे दे, उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।